ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्स्टेटिक ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में? ऑब्स्टेटिक ड्रग्स के बारे में। तो उसमें से बहुत सारी ड्रग्स आती है ऑब्स्टेटिक ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर और प्यूपेरियम पीरियड में जो भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो आते हैं ऑब्स्टेटिक ड्रग्स में। ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास है, वैसे बहुत सारे हैं जैसे फॉलिक एसिड है, आयरन है, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिस के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीटोसिस के बारे में। एक्चुअली ऑक्सीटोसिस में 3 तरीके की ड्रग आती हैं। एक तो पहली आती है आपकी ऑक्सीटोसिन, दूसरी आती है आपकी एर्गो डेरिवेटिव्स, और तीसरी जो ड्रग आती है वो है आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीटोसिस के बारे में, जिसमें 3 ड्रग आती है। एक आती है ऑक्सीटोसिन, एर्गो डेरिवेटिव और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में, जो कि 5 या 7 मार्क्स में आता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, और इसका पूछा भी जाता है कैसे ये डोज दी जाती है, कैसे ये ड्रग्स दी जाती है, इसके बारे में पूछा भी जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन है क्या? एक्चुअली ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन है जिसको ह्यूमन की बॉडी बनाती है। ठीक है, जिसका नेचुरल सिंथेसिस होता है ह्यूमन की बॉडी में। तो कौन सिंथेसिस करता है भैया इसका? या ये कह सकते हैं कौन सीक्रेट करता है, ज़्यादा आसान भाषा में, और कौन स्टोर करता है? 2 चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो सीक्रेट तो करता है, हमको पता है कौन सा, हाइपोथैलेमस, और स्टोर कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक हो गया। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? इसको स्टोर करती है। तो ये 2 चीज़ें हमको पता लग गई। अब इसका यूज़ क्यों होता है तो हमने पढ़ा था ये क्या करता है, एक तो इसका काम होता है जो मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स? मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट। उनको क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करके उनमें से ब्रेस्ट सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन करवाएगा। क्या करवाएगा? मिल्क सिक्रीशन। मायो एपिथेलियल सेल्स होंगी ब्रेस्ट की जो, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के वहाँ से मिल्क का सिक्रीशन कराएगा। दूसरा काम इसका होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, हमने पढ़ा था, लेकिन इसका जो मेन काम है वो है किसके लिए? यूट्रस को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का, जिससे कि क्या हो? फीटस एक्सपेल आउट हो। ठीक है, तो ये 2 इसके जनरल बातें जो हमको पता है पहले से ही, वो चीज़ें मैंने बताई। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब हमारे बॉडी में जब ये जनरली सीक्रेट होता है तो हम इसको बाहर से भी, हमने सुना होगा, सिंथेसिस लेते हैं इसके, जो भी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं इसके, या हम ये बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट्री के फॉर्म में हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो कैसे क्यों लेते हैं भैया? एक्चुअली होता क्या है, ड्यूरिंग लेबर इसकी जो रिक्वायरमेंट है होती है, क्या होती है? रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होगा? रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी बॉडी इतनी अप्रोप्रिएट अमाउंट में रिलीज नहीं कर पाती है या बना नहीं पाती है। तो हमें क्या चाहिए होता है उस टाइम पे? सिंथेटिक फॉर्म में। ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म में हमें चाहिए होता है, या सप्लीमेंट्री फॉर्म में कह सकते हैं हम। सप्लीमेंट्री के रूप में हम क्या चाहिए होता है? हमें सप्लीमेंट्री फॉर्म में क्या चाहिए होता है? ऑक्सीटोसिन चाहिए होता है। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसके जो सिंथेटिक फॉर्म इसके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो 3 तरीके से बनता है। एक तो आपने सुना होगा सिंटोसिनोन। क्या सुना होगा? सिंटोसिनोन। पहला होता है सिंटोसिनोन, जो इसका क्या होता है? सिंथेटिक प्रोग्रेशन का पहला, जो ऑक्सीटोसिन का पहला सिंथेटिक प्रोग्रेशन है वो सिंटोसिनोन है। एक्चुअली सिंटोसिनोन का भी काम, सिंटोसिनोन क्या है? ऑक्सीटोसिन ही है। तो इसको कैसे, इसका रूट क्या होता है? IV या IM। ऑक्सीटोसिन कभी भी IV IM ही दी जाती है। और इसमें ऑक्सीटोसिन कितना होगा? 100% होगा।
क्लियर है। जो इसकी एम्प्यूल आती है, ठीक है, वो उसकी 1 ml की एम्प्यूल आती है जिसमें कि 5 यूनिट रहता है, ठीक है। 5 यूनिट क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन रहेगा। दूसरा जो अब इसका सिंथेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, पिटोसिन। सुना होगा आपने, ये भी क्या है, ऑक्सीटोसिन का ही प्रोग्रेशन है। तो सिंटोसिन भी क्या है, IVIM ही देते हैं, और इसमें भी 100% ऑक्सीटोसिन कंसंट्रेशन रहेगा। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड है आपका सिंटो, हाँ ये भी 1 ml के अंदर कितना होता है, 5 यूनिट ही रहता है। तीसरा है आपका सिंटोसिनॉन, पिटोसिन, सिंटो, इससे लेंगे सिंटो और मैट्रिन। सिंटोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन क्या है, देखो सिंटो का मतलब तो ऑक्सीटोसिन ही हो गया, ठीक है, और मैट्रिन का मतलब होता है एर्गोमेट्रिन। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन प्लस एर्गोमेट्रिन। एर्गोमेट्रिन तो इसमें नहीं आता, लेकिन जब हम ये सिंटोमेट्रिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिंटोमेट्रिन बनाते हैं, तो सिंटोमेट्रिन के लिए हमें एर्गोमेट्रिन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन कितना रहेगा इसमें, मतलब कितना ऑक्सीटोसिन रहेगा, वो तो उतना ही रहेगा, 1 ml के अंदर कितना, 5 यूनिट। क्लियर है। और जो क्या नाम कहते हैं, ये एर्गोमेट्रिन रहेगा, वो कितना रहता है, 0.5 mg। तो एर्गोमेट्रिन, ये मैट्रिन से आप सोच लीजिएगा, एर्गोमेट्रिन और सिंटो का मतलब है ऑक्सीटोसिन। तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा सिंटोमेट्रिन, ठीक है। तो ये 3 मेनली डेरिवेटिव्स हैं जो ऑक्सीटोसिन के हम यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हाँ, और ये दोनों ही क्या दिए जाते हैं, IV भी दे सकते हैं, लेकिन जो सिंटोमेट्रिन है उसको हमेशा IM दिया जाता है। हमेशा कैसे दिया जाता है, IM दिया जाता है। तो ये बात इसमें ध्यान रख लेना आप सिंटोमेट्रिन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन, ये तो हमारे डेरिवेटिव्स हो गए या जो भी प्रोग्रेशन हो गए। अब हम बात करते हैं कि दिया कब कब जाता है, ऑक्सीटोसिन कब कब यूज़ किया जाता है। पहली चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कह सकते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस लिए देते हैं बताइए। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के लिए देते हैं। ये फीटस है मदर की वोम में, तो हम क्या करते हैं, पहले तो निप्पल स्टिमुलेशन से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। तो हम सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो निप्पल स्टिमुलेशन ही देते हैं। तो कभी कभी हम 0.1 से लेकर 0.5 ml तक बहुत छोटा अमाउंट क्या करते हैं, 0.1 ml के क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं फीमेल के अंदर, और ऑक्सीटोसिन दे के क्या करते हैं, हल्के से कॉन्ट्रैक्शन होंगे मदर को। अब उन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, फीटस, वहाँ पे हम देखते हैं फीटस की हार्ट रेट, फीटस की जो हार्ट रेट होती है उसको देख लेते हैं, FHR चेक कर लेते हैं। अगर इसमें एक्सेलरेशन आता है या डी एक्सेलरेशन आता है, ये चीज़ चेक करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट से। क्लियर हो गया। मतलब बेबी को हम स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस मतलब कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो बेबी इजीली अपनी जो FHR है उसकी मेंटेन रह रही है या उसमें डी एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हम फीटल की वेलबींग के लिए करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हमारा रहता है, एक तो रहता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, दूसरा लेबर शुरू नहीं हुआ है तो लेबर को शुरू करने के लिए इनिशिएशन ऑफ लेबर कह सकते हैं, इनिशिएशन ऑफ लेबर, ठीक है, हमने इनिशिएशन ऑफ लेबर भी करवा दिया। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे 2 काम हो गए। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और कुछ हो सकता है, हाँ, इसी टाइम पे हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम एक और भी तो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था हाइडेटिडी फॉर्म मोल। इसको क्या करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू तो कर नहीं सकते, तो एक्सपेल आउट, एक्सपल्सन, इसका क्या करेंगे, एक्सपल्सन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हमारे 3 यूज़ हैं मेनली ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट चेक हो जाता है, दूसरा लेबर को इनिशिएट करवाने के लिए भी हम ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं, जैसे प्रोलॉन्ग लेबर हो गया या मदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, लेबर शुरू हो गया तो उसके लिए भी। और तीसरा, अगर हाइडेटिफॉर्म वाली कंडीशन आ गई तो कंटिन्यू तो प्रेगनेंसी को करेंगे नहीं, तो सारा का सारा जो मोल होगा या प्लेसेंटा होगा या जो भी अंदर मटेरियल होगा उसको एक्सपेल आउट करवाने के लिए। ये तो था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं ड्यूरिंग लेबर। लेबर इनिशिएट करवा दिया था हमने, अब ड्यूरिंग लेबर भी तो कोई चीज़ हो सकती है। तो पहला काम
लेबर को बहुत धीरे चल रहा है आपका लेबर तो स्टार्ट हो गया, करवा दिया हमने, लेकिन बहुत धीरे चल रहा, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेलरेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऑक्सीटोसिन दे देंगे। दूसरा, ड्यूरिंग लेबर ही हम क्या करते हैं, अब लेबर के अंदर 4 स्टेज आती हैं, तो एक थर्ड स्टेज भी आता है जिसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी करवानी होती है। तो इस थर्ड स्टेज के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं। तीसरा, 2 हो गए, 2 काफ़ी हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज मतलब प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए, प्लेसेंटा एक्सपल्शन के लिए, प्लेसेंटा के लिए, ठीक है। तो आप ये बात रख लेना, ड्यूरिंग लेबर हमने क्या क्या काम किया, ड्यूरिंग लेबर भी हो गया। अब आफ्टर लेबर ये कह सकते हैं, या ड्यूरिंग प्यूपेरियम हमें कह सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, ड्यूरिंग प्यूपेरियम पीरियड कौन सा होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेके 6 वीक तक का टाइम। अब उसमें क्यों करते हैं हम भैया, तो पहला काम तो आपका कंट्रोल द ब्लीडिंग, पहला काम क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का, कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम, क्लियर। दूसरा काम क्या होगा ऑक्सीटोसिन का, दूसरा जो काम होता है वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट एक करते हैं हम, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कितना वर्क कर रहा है कितना नहीं कर रहा है उसके अमाउंट को चेक करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट, या कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं ऑक्सीटोसिन देने के बाद, तो ये हम करेंगे किसके बाद में, डिलीवरी के बाद में। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम इंडिकेशन, सॉरी ये तो हमने इंडिकेशन पढ़ लिए थे 3 चीज़ें, अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब कब कब हमने यूज़ नहीं करना है ऑक्सीटोसिन, कब कब नहीं करना है भैया, पहला अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट हो, पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट हो या कॉन्ट्रैक्टाइल पेल्विस बोल सकते हैं, तो हम वहाँ पे ऑक्सीटोसिन देंगे तो क्या होगा, बेबी करेगा और उसको डैमेज हो सकता है। दूसरी चीज़, ये हम मल्टी ग्रेविडा में भी नहीं करते, किस में नहीं करते हैं, मल्टी ग्रेविडा, या इसको ग्रांड मल्टी ग्रेविडा बोल सकते हैं। ग्रांड मल्टी ग्रेविडा में भी ऑक्सीटोसिन क्या होती है, मतलब मोर देन 3, 4, 5 जितने भी, मोर देन 2 के बाद हम क्या बोलते हैं, ग्रांड मल्टी पैरा बोलते हैं। तो ग्रांड मल्टी पैरा वुमेन में भी क्या यूज़ नहीं करना है, ऑक्सीटोसिन यूज़ नहीं करना है। तीसरी चीज़, अब अगर फीटस को डिस्ट्रेस हो रहा है तो यूज़ करोगे, फीटल डिस्ट्रेस नहीं यूज़ करना है। चौथा, अगर कोई हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन है, हिस्ट्री ऑफ पहले सिजेरियन सेक्शन हो रखा है, ठीक है, तो उसको भी नहीं करेंगे। और हाँ, कोई भी प्रेजेंटेशन माल प्रेजेंटेशन हो उसमें करेंगे, माल प्रेजेंटेशन में भी नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हार्ट डिजीज़ है पेशेंट को, मतलब फीमेल को, मदर को हार्ट डिजीज़ में भी ऑक्सीटोसिन नहीं देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्रांड मल्टी पैरा हाँ फीमेल को भी नहीं देंगे, पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें भी ऑक्सीटोसिन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 5-6 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऑक्सीटोसिन कहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो साथ साथ ही आप याद करते भी जाइए इनको। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सपोज़ हमने दे दिया और कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन कब होंगे, जब हमने कॉन्ट्राइंडिकेटेड केसेस में दे दिया, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है उसका ज़्यादातर ऐसा कुछ नहीं होता, इतने ज़्यादा केसेस उसके कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ देखने को मिलते हैं। कैसे, अब हमने सीजेरियन सेक्शन वाले में दे दिया तो क्या हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है भैया। क्लियर हो गया। दूसरा और क्या है आपका, अब आपका और आपने बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन दे दिया तो हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है, हाइपर स्टिमुलेट हो सकता है ना, ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन आने लगेंगे। हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस हो सकता है ऐसा, जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, तीसरा और क्या हो सकता है, हमने बोला था फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो ये भी तो कॉम्प्लिकेशन है, फीटल डिस्ट्रेस कॉम्प्लिकेशन भी है और कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है। ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है तो फीटल की डेथ भी तो हो सकती है भैया, फीटल
डेथ भी हो सकती है। अगली चीज़ हाइपोटेंशन, क्या हो सकता है इसमें, हाई बीपी लो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे बीपी लो लिख देता हूँ मैं। उसके अलावा 6 पॉइंट, इसमें आपको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया। अब आप ये पूछेंगे ये क्यों देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ऑक्सीटोसिन एक हल्का सा वीक सा एंटी डायूरेटिक भी है। क्या है, एंटी डायूरेटिक्स। तो इससे क्या होगा भैया, एंटी डायूरेटिक्स है तो हाइपोनेट्रीमिया थोड़ी ना हो जाएगा। तो एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है जो वाटर को बॉडी में स्टोर कर लेता है। अब अगर वाटर बॉडी में स्टोर हो गया तो हाइपोनेट्रीमिया कैसे होगा बताओ। तो उस कंडीशन को बोलते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। क्या बोलते हैं, वाटर इंटॉक्सिकेशन। जब वाटर बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में, ठीक है, और बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, वाटर में ये डाइल्यूट हो जाता है। मतलब हमारा जो भी नेट्रीमिया है, नेट्रीमिया बोले तो चलो आप बताओगे मुझे नेट्रीमिया किसे बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इसका लेवल वाटर में, वाटर ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये सारी चीज़ों को डाइल्यूट कर देगा। तो डाइल्यूट कर देगा तो जो इसका लेवल है वो कैसा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। वाटर इंटॉक्सिकेशन होने की वजह से लेवल लो हो जाएगा, जिसको हमने बोला हाइपोनेट्रीमिया। तो आज का क्वेश्चन है नेट्रीमिया इज स्टैंड फॉर, ठीक है। तो आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसको सुनेंगे पढ़ेंगे लेकिन आंसर नहीं करेंगे, बहुत दुख होता है मुझे इस बात का। तो ये पढ़ लिए हमने कॉम्प्लिकेशन ऑक्सीटोसिन के, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम, बहुत अच्छी बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप लोगों का शायद क्वेश्चन था पहले, या हम ऐसे देते हैं वैसे देते हैं इतना देते हैं, ठीक है। तो अब ऑक्सीटोसिन को देते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऑक्सीटोसिन को फीमेल में देते हैं तो हमने क्या बोला था, एक तो आईवी देंगे, आईएम दे सकते हैं, ठीक है। आईएम हम केवल किसको देते हैं, सिम्टोमेट्रिन को देते हैं, और दोनों को कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम आईवी रूट ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी इफेक्ट चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हमको ऑक्सीटोसिन देना है किसी फीमेल को, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट देते हैं। 1 यूनिट देंगे तो कैसे देंगे, जब भी हम देते हैं पहले तो 500 ml आपके पास या तो NS होना चाहिए या होना चाहिए RL, ठीक है, इसमें डाइल्यूट करके ही देते हैं। तो हम देते कैसे हैं, ये ml तो है, NS तो है हमारे पास, इसको देंगे कैसे, तो सबसे पहले जब हम देते हैं तो 15 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से देते हैं, और केवल 1 यूनिट ही देंगे। कब तक देते हैं 1 यूनिट, 20 मिनट तक वेट करेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं दिखाई दे रहे हमें। सबसे पहले हमने 500 ml में 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन डाला और उसको लगा दिया 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से, और चेक करते रहे, FHR पे तो असर नहीं पड़ रहा, फीमेल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी, कब तक, 20 मिनट तक। 20 मिनट में हमें पता चला कि सब कुछ ओके है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब इस यूनिट को नहीं बढ़ाते, हम केवल ड्रॉप बढ़ा देते हैं। तो 30 ड्रॉप पर मिनट कर दिया हमने, क्लियर हो गया। फिर हम फिर से 20 मिनट के लिए ऑब्जर्व करते हैं, 20 मिनट के लिए ऑब्जर्व पे रख देंगे, और 20 मिनट मतलब 30 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से चलेगा, क्लियर हो गया जी इतना, ओके। फिर 20 ड्रॉप पर मिनट के 30 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से 20 मिनट तक चला, कंडीशन हमको लगा ओके है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिल रहा, तो फिर हम कर देते हैं कितना, 60 ड्रॉप पर मिनट, क्लियर हो गया। यहाँ पे हम ऐसे देंगे, ठीक है। ये तो था प्राइमरी स्टेज पे, ये था किस पे था, प्राइमरी स्टेज पे। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे 1 यूनिट कितने की स्पीड से, 15 ड्रॉप की स्पीड से, वेट कितना किया, 20 मिनट। फिर क्या कर दिया, 1 यूनिट ही दिया, लेकिन कितने की स्पीड से, 30 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से, वेट कितना किया, 20 मिनट। फिर कितना दिया, मतलब वही चल रहा है, यूनिट चेंज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फिर आप ऐसा मत सोच रहे कि 1 यूनिट लिखा है तो यहाँ पे फिर से 1 यूनिट दे रहे हैं ना, ये यही स्पीड से चलता रहेगा, बस ड्रॉप चेंज कर देंगे हम, फास्ट कर देंगे ड्रॉप को। फिर यहाँ पे हमने 1 यूनिट दिया, और यहाँ पे हमने कितना दे दिया, 15, 30, और यहाँ पे हमने दे दिया कितना, 60 ड्रॉप पर मिनट। बस ये वाला चेंज हो रहा है, इस पर हमने ध्यान रखना है। ये तो प्राइमरी स्टेज थी, इनिशियली हम ऐसे देते हैं, ठीक है। अब जब हमने 1 यूनिट 60 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड लगा दी, तो फिर हमें लगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर हम कर देते हैं क्या,
हम कर देते हैं 2 यूनिट, कितने ड्रॉप, 60 ड्रॉप पर मिनट। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। तो 2 यूनिट फिर से हम केवल 15 ड्रॉप की स्पीड से देंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। फिर से 20 मिनट वेट करेंगे, फिर 2 यूनिट ही देंगे, मतलब जो सेम चलता रहेगा। और यहाँ पे केवल ये चीज़ चेंज होगी, 30 ड्रॉप पर मिनट। फिर से हमने क्या किया, वेट किया और कितना दिया, फिर यहाँ पे दिया हमने, यहाँ पे 20 मिनट वेट कर लिया, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन चेक कर लिए, कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हमने यहाँ पे 30 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से तो दे दिया था, यहाँ दे दिया हमने 60 ड्रॉप पर मिनट के स्पीड से। कितना दे दिया, 2 यूनिट। क्लियर हो गया। अब हम थर्ड स्टेज जो आती है, अब 60 ड्रॉप पर मिनट तो चले गया, 2 यूनिट जा रहा है, लेकिन अब फिर से हमें डोज को बढ़ाना होगा। अब हम देते हैं 8 यूनिट, यहाँ से होती है चेंज। अब इसको कितने ड्रॉप के लिए देंगे, 15 ड्रॉप पर मिनट। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो 15 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से दिया, 20 मिनट आपने वेट किया, फिर बढ़ा दी डोज। सॉरी 8 यूनिट ही है, जो चल रहा था वो कंटिन्यूस है, लेकिन बस क्या चेंज कर दिया आपने, ड्रॉप चेंज कर दी। तो 30 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से दे दिया। फिर आपने 30 ड्रॉप तो दे दी, फिर 20 मिनट वेट किया, फिर 60 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से हम देते हैं। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारा गोल है 60 देना, ठीक है। और ये तो 8 यूनिट की बात है, फिर हम कितने तक दे सकते हैं वो बाकी की बात है। तो फिलहाल हम ऐसे देते हैं जब ऑक्सीटोसिन हमको देना होता है। क्लियर है। ये था ऑक्सीटोसिन के बारे में। पहली ड्रग हमने पढ़ ली थी ऑक्सीटोसिस में, ऑक्सीटोसिन। अब दूसरी ड्रग की बात हमने जो करी थी, हाँ इसमें और क्या क्या मैंने बोला था, जब ऑक्सीटोसिन देंगे क्या क्या चेक करेंगे। एक तो आप FHR चेक कर लो, ठीक है। दूसरा वाइटल साइन ऑफ फीमेल चेक कर लो, मतलब मदर के वाइटल साइन चेक करोगे उसके भी। क्योंकि इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी तो तेज नहीं हो रही है, ये भी चेक कर लिया आपने, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपने सारे चेक कर लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है वो ध्यान रखना है, अगर हो रहा है तो स्टॉप कर देना है, उसके बाद और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब हम बात करते हैं दूसरी ऑक्सीटोसिस ड्रग के बारे में, जो है एर्गोट डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब एर्गोट डेरिवेटिव्स क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है भैया। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन में और ऑक्सीटोसिन के कॉन्ट्रैक्शन में क्या अंतर है। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में अच्छी बात यह है कि ऑक्सीटोसिन फिजियोलॉजिकल हार्मोन की तरह ही काम करती है, मतलब जैसे हमारी बॉडी का ऑक्सीटोसिन काम करता है वैसे ही करती है। तो हमारे बॉडी का ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है भैया, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं 2 मिनट, फिर उसके बाद 2 मिनट और ये बीच का गैप बन जाता है, मतलब इसमें रिलैक्सेशन होता है। तो ऐसे ही हम ऑक्सीटोसिन देते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन जो एर्गोट डेरिवेटिव्स रहते हैं इनमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता, इसीलिए इसको हम एक्सपेल्शन ऑफ फीटस के लिए नहीं देते। इसमें फीटस एक्सपेल आउट नहीं होगा, या होगा तो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली होगा, क्योंकि इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होता मसल्स के अंदर, जबकि हमारे ऑक्सीटोसिन में रिलैक्सेशन होता है। तो ये मेन अंतर है, इसको याद रखना कि एर्गोट डेरिवेटिव्स में क्या अंतर है और ऑक्सीटोसिन में क्या अंतर है। तो मेन अंतर तो यही है कि ऑक्सीटोसिन में रिलैक्सेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ, जबकि यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। नाउ कम ऑन टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं एर्गोट डेरिवेटिव्स क्यों देते हैं। फिर हम ये देते हैं हम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। क्यों देते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। ऑक्सीटोसिन क्यों दे रहे थे, बहुत सारे कारण थे, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए भी देते हैं, लेकिन मेन हमारा जो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए एर्गोट डेरिवेटिव्स ही दिया जाता है, ठीक है। और इसको कब देते हैं, कभी भी एर्गोट डेरिवेटिव्स को डिलीवरी से पहले नहीं दिया जाता, हमेशा आफ्टर डिलीवरी हम इसको यूज़ करते हैं। कब करते हैं, आफ्टर डिलीवरी हम इसको यूज़ करते हैं। अगली चीज़ क्या है इसके बारे में, और हम इसको देते कब हैं। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अटॉनिक यूट्रस। किसका कारण है अटॉनिक यूट्रस, अटॉनिक यूट्रस पीपीएच का कारण बनता है ना। अगर आपके यूट्रस में, जैसे आपने पीपीएच के अंदर पढ़ा, क्या पढ़ा था आपने कि ये यूट्रस है, यहाँ से क्या आई, वेसल्स आई, अब यहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, ठीक है, ये प्लेसेंटा निकल गया, तो ये ओपन रह जाती हैं वेसल्स, तो इनका ब्लड आ जाता है, यहाँ से ब्लीडिंग होते रहती है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गए तो ये क्या हो जाते हैं,
कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे ये यूट्रस के अंदर खुले रह गए, जैसे प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे प्लेसेंटा के सेपरेशन के बाद, तो ये ऐसे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये क्लोज हो जाते हैं, तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्शन तो आ ही नहीं रही नेचुरली, ठीक है, तो ब्लीडिंग तो होती रहेगी, जो कि क्या कॉज करती है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे तो उसे अटोनिक यूट्रस कहते हैं। अटोनिक यूट्रस का मेन कारण क्या है, पीपीएच है, ये कॉज करता है पीपीएच। अगर आपको किसी प्रेग्नेंट फीमेल के कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं नेचुरली प्लेसेंटा के सेपरेशन के बाद, तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, मतलब उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो वहाँ पे हम एर्गो डेरिवेटिव्स का यूज़ कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया आपको कि किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एर्गोमेट्रिन की। तो जो एर्गो डेरिवेटिव्स होते हैं दो, आपने पढ़ा होगा, एक एर्गोमेथ्रिन सुना है, एर्गोमेथ्रिन, और एक सुना होगा आपने क्या, मेथर्जिन। एर्गोमेट्रिन और मेथर्जिन, ये दो होते हैं एर्गो डेरिवेटिव। आपने पढ़ा होगा जब भी डिलीवरी होती है हम एर्गोमेट्रिन और मेथर्जिन दे देते हैं। ठीक है, एर्गोमेट्रिन और मेथर्जिन दे देते हैं। अब इनके बारे में खास बात क्या है, इन दोनों के बारे में ही खास बात क्या है कि इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी मिलते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी मिलते हैं, तो इसीलिए इनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन फॉर्म और टैबलेट फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, इंजेक्शन फॉर्म जो रहती है वो रहती है हमारे 0.2 mg में दिखेगी आपको, या 0.5 mg में दिखेगी एर्गोमेट्रिन। ठीक है, और जो टैबलेट दिखेगी वो या तो 0.5 mg में दिखेगी या फिर 1 mg की टैबलेट भी आपको देखने को मिल सकती है एर्गोमेट्रिन की। मेथर्जिन की क्या होता है, मेथर्जिन में भी सेम है, बस यहाँ पे ये याद रखना आप 0.2 mg की मिलती है, यहाँ पे 5 mg की मेरे को पता नहीं है कि मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन ये श्योर है कि 0.2 mg की तो मिलती ही है। ठीक है, और टैबलेट यहाँ पे टैबलेट सेम है, टैबलेट तो मिल जाती है इसकी 0.5 mg की भी और 1 mg की भी टैबलेट मिल जाती है। तो ये है इसके बारे में। हमने बोला एर्गो डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनको हम डिलीवरी के बाद दे सकते हैं। क्यों देते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, अटोनिक यूट्रस के केस में पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, एर्गोमेट्रिन और मेथर्जिन दो ड्रग्स आती हैं इसके अंदर। एर्गोमेट्रिन और मेथर्जिन इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म दोनों में मिलती है। 0.2 mg और 0.5 mg इसका इंजेक्शन फॉर्म पर रहता है और 0.5 mg से 1 mg तक की हमको टैबलेट में मिल जाती है। मेथर्जिन भी 0.2 mg में हमको इंजेक्शन फॉर्म में मिलती है और 0.5 से 1 mg तक, मतलब 5 mg 0.5 भी और 1 mg भी दोनों तरीके से मिल सकती है टैबलेट। ठीक हो गया, तो ये हमने एर्गो डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा। अब हम एर्गो डेरिवेटिव्स के इंडिकेशन पढ़ेंगे कि भैया किस किस केस में हम दे सकते हैं। वैसे हमने बात कर ली थी लेकिन फिर भी बात कर सकते हैं एक बार। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूट्राइन ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, करने के लिए पूरा ही लिखते हैं फिर, प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया पहला। दूसरी क्यों दे सकते हैं, जब आप दूसरा, एक तो आपने चाइल्ड बर्थ के बाद दिया, दूसरा आप ब्लीडिंग को और कब प्रिवेंट कर सकते हो, आफ्टर प्लेसेंटा के सेपरेशन के बाद भी तो दे सकते हो, प्लेसेंटल सेपरेशन दे सकते हो, उसके बाद भी तो प्लेसेंटा के सेपरेट होने के बाद भी तो ब्लीडिंग के चांसेस हैं। दूसरा अबॉर्शन के बाद भी हम देते हैं एर्गोमेट्रिन और ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, अबॉर्शन के अलावा हाँ हाइड्रेटिफॉर्म मोल में भी हम इसको देते हैं, हाइड्रेटिफॉर्म मोल में भी हम इसको क्या देते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, किसको, एर्गो डेरिवेटिव्स को। तो ये तो हो गए इसके इंडिकेशन। अब हम बताते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो कभी भी एर्गो डेरिवेटिव्स को कहाँ पे नहीं देना है। पहली चीज़, जब मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी कह सकते हैं, प्रेगनेंसी, उसके बिटवीन नहीं देना है। बिटवीन मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर चाइल्ड डिलीवर हो गया है और दूसरा चाइल्ड यूट्रस के अंदर ही है, तो एक चाइल्ड की डिलीवरी होने के बाद, हमने बोला कि चाइल्ड डिलीवरी के बाद देते हैं, तो यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, जब तक दूसरा चाइल्ड भी डिलीवर आउट नहीं हो जाता तब तक हम नहीं दे सकते। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में, बिटवीन मल्टीपल प्रेगनेंसी के बीच में हम नहीं दे सकते, बिटवीन मल्टीपल प्रेगनेंसी। दूसरा, आप इसको नहीं दे सकते प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में।
अब ये बताओ क्यों? क्यों नहीं दे सकते भैया प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया में? प्री एक्लेम्पशिया एक्लेम्पशिया क्या है? क्या है? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं। और ये क्या करते हैं? एर्गो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना बहुत ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो बीपी क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, तो इसीलिए नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। तो प्री एक्लेम्पशिया एक्लेम्पशिया में इसलिए नहीं देते। आप ये इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए, आपको समझ में आ जाएंगे क्या नहीं है, ठीक है। और डाउट तो आपको रहते नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अब हार्ट डिजीज़ में देंगे क्या? हार्ट डिजीज़ में देंगे क्या? जब बीपी बढ़ा रहे हैं ये, तो हार्ट डिजीज़ में क्यों देंगे भैया? नहीं देते हैं। फिर अगली चीज़ है क्या? हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम एंटीरियर शोल्डर के डिलीवर आउट होने से पहले ही दे देते हैं। तो एंटीरियर शोल्डर से पहले भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, ठीक है। एंटीरियर शोल्डर के पहले डिलीवर आउट होने से भी नहीं देना है। जब तक एंटीरियर शोल्डर डिलीवर आउट नहीं होता तब तक हम नहीं दे सकते। और एंटीरियर शोल्डर में भी बहुत कम केसेस में देते हैं, जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तभी हम एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होने के बाद देंगे, नहीं तो पूरा का पूरा बेबी डिलीवर होने के बाद ही देते हैं। इतना हो गया, ठीक है। तो अब इसके कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन हमने बोला हार्ट डिजीज़ में अगर दे दिया हमने तो क्या हो सकता है? एमआई हो सकता है, हार्ट तक ब्लड ही नहीं पहुँचेगा, ठीक है। इस्कीमिया की केस हो सकता है, क्योंकि ब्लड क्या कर देता है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अब हार्ट तक जो ब्लड जा रहा था, एमआई का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा इसने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दी वेसल्स, तो हार्ट में ब्लड ही नहीं पहुंचा। तो पहला कॉम्प्लिकेशन तो इसका क्या है? एमआई है। एमआई कर सकती है एर्गो डेरिवेटिव्स, ये याद रखना आप। दूसरा तो आपको पता ही है, हाइपरटेंशन। क्लियर है? तो ये इट्स ऑल अबाउट द एर्गो डेरिवेटिव्स। तीसरा ऑक्सीटोसिस में हमने 2 ड्रग पढ़ ली अभी तक, एक तो ऑक्सीटोसिन पढ़ ली, दूसरा एर्गो डेरिवेटिव्स पढ़ ली। ऑक्सीटोसिन के अंदर 3 ड्रग आती है, मतलब उसके 3 सिंथेटिक फॉर्म देखने को मिलते हैं हमें। एक मिलता है सिंटोसिनॉन, दूसरा मिलता है पिटोसिन और तीसरा सिंटोमेट्रिन। दूसरा हमने एर्गो डेरिवेटिव्स पढ़ा, उसमें एर्गोमेट्रिन और मेथर्जिन 2 ड्रग्स थी। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन भैया क्यों दी जाती है ये बताओ। प्रोस्टाग्लैंडिन का पहला काम है इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। क्या? इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन के लिए दी जाएगी। दूसरी चीज़, जब सर्विक्स राइप नहीं होती, ठीक है, सर्विक्स की राइपनिंग के लिए क्या दिया जाता है? सुना होगा सर्विक्स राइपनिंग, मतलब सर्विक्स राइपिंग का मतलब है सर्विक्स को राइप करना अच्छे से। मतलब अगर सर्विक्स क्या है, वहाँ पे इंडक्शन तो करवा दिया हमने, लेकिन सर्विक्स की ओपनिंग हुई नहीं है प्रॉपर, तो सर्विक्स को भी प्रिपेयर करने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं। थर्ड वन, हाइडेटिफॉर्म मोल को एक्सपेल आउट करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं, इसको भी यूज़ करते हैं, एक्सपेल आउट हाइडेटिफॉर्म मोल। क्लियर हो गया? फोर्थ पढ़ा है आपने, प्रोस्टाग्लैंडिन किस में भी दे सकते हैं? पीपीएच में दे सकते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। क्लियर हो गया? तो प्रोस्टाग्लैंडिन हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये 4 पॉइंट हो गए, अबॉर्शन करवाने के लिए, सर्विक्स की राइपनिंग के लिए और हाइडेटिफॉर्म मोल को एक्सपेल आउट करने के लिए, पीपीएच के लिए। ये 4 केस आपको अच्छे से याद करने हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की, बिल्कुल ध्यान रख के, चाहे आप क्लिक कर ले चाहे कुछ भी करें। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि ये आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, ये आपको इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाएगा। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऑक्सीटोसिन भी मिलता है, वो भले ही टैबलेट फॉर्म में नहीं मिलता है, इंजेक्शन फॉर्म में, लेकिन एर्गो डेरिवेटिव्स तो टैबलेट और इंजेक्शन दोनों में मिल जाते हैं। लेकिन इसके बारे में एक और चीज़, ये जेली फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर जेली फॉर्म के अलावा ये आपको वजाइनल सपोजिटरी के फॉर्म में भी मिल जाता है। वजाइनल सपोजिटरी देते हैं ना, उसके फॉर्म में भी मिल जाता है। एक वजाइनल पैसिफ्री होती है, पैसरी होती है, ठीक है, वजाइनल पैसरी के फॉर्म में भी ये मिलती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में कि ये हर फॉर्म में मिलती है, चाहे जेली फॉर्म हो, सपोजिटरी फॉर्म हो, पैसरी फॉर्म हो, इंजेक्शन फॉर्म हो, या फिर ओरली भी आप इसको दे सकते हैं टैबलेट फॉर्म में। क्लियर हो गया इतना? अब कहाँ पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ नहीं कर सकते? कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन? एक तो जब भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हम क्या नहीं देते?
प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं देते, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के केस में हम इसको नहीं देते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, जब यूट्राइस के अंदर कोई स्कार वगैरह है, ठीक है, यूट्राइन स्कार वगैरह हो रखा है यूट्रस में, तब भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देते, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसको, अब इसके सिंथेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर भी तो अलग अलग होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एक ही थोड़ी ना है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक सुना होगा आपने E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 सुना है। आज इसका हम फंडा फोड़ करते हैं कि E1 क्यों यूज़ होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपने E2 भी सुना होगा और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 भी सुना होगा। इन तीनों के बारे में बात करते हैं, इनका नाम अच्छे से याद कर लेना। तो E1 को बोलते हैं मीजोप्रोस्टॉल, क्या बोलते हैं इसको, मीजोप्रोस्टॉल। हमने बोला था अबॉर्शन में देते हैं, ठीक है, अबॉर्शन मतलब MTP में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप जब हम MTP यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि मीजोप्रोस्टॉल क्या होती है, ठीक है। दूसरा E2 को बोलते हैं डाइनोप्रोस्टॉल, क्या बोलते हैं, डाइनोप्रोस्टॉल। साथ साथ ये नाम याद हो जाना चाहिए, आज के बाद अगर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 तो मीजोप्रोस्टॉल और E2 तो डाइनोप्रोस्टॉल। अगर हम बात करें F2 की, ठीक है, तो F2 को बोला जाता है डाइनोप्रोस्ट, क्या बोला जाता है इसको, डाइनोप्रोस्ट, क्लियर है, डाइनोप्रोस्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब E1 के बारे में खास बात क्या है, क्या बात है खास बात, पहली चीज़ ये क्या है, मीजोप्रोस्टॉल बहुत कॉस्टली देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, सॉरी, ये बहुत ही मीजोप्रोस्टॉल आपको चीफ देखने को मिलती है, मतलब सस्ती मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मीजोप्रोस्टॉल मेनली हमारी क्या करती है, इसको हम क्या रेक्टम के थ्रू भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, रेक्टम और ओरल दोनों फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। अगली बात क्या है इसके बारे में, हमने बोल दिया चीफेस्ट है, आसानी से हो जाती है, ओरल भी दे सकते हैं, वजाइनल भी दे सकते हैं, रेक्टम भी दे सकते हैं। हाँ, इसका मेन काम होता है राइप करने का, हमने पढ़ा था ना प्रोस्टाग्लैंडिन का काम, तो राइपनिंग ऑफ सर्विक्स का मेन काम होता है इसका, क्लियर हो गया, मीजोप्रोस्टॉल का काम। अगला बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या डाइनोप्रोस्ट की, ठीक है। डाइनोप्रोस्ट क्या करता है फिर बताओ, डाइनोप्रोस्टॉन, सॉरी, डाइनोप्रोस्टॉन क्या करता है, ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कॉस्टली भी होता है और इसके टॉक्सिक इफेक्ट भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, हार्मफुल भी हो सकता है। कौन सा, डाइनोप्रोस्टॉल, ये भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीजोप्रोस्टॉल यूज़ किया जाता है, इतनी बात ध्यान आ गई आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ये सारे फॉर्म में दिया जाता है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे। एक तो हो गया टैबलेट फॉर्म, टैबलेट फॉर्म में कितने mg की टैबलेट मिलती है इसकी। दूसरी बात कर लेते हैं हम किसकी, इंजेक्शन की, इंजेक्शन कितने mg का आता है इसका या कितने ml का आता है। फिर जेली, जेली को हम ग्राम में लेंगे कि कितने ग्राम की जेली आती है इसकी। वजाइनल सपोजिटरी बोल सकते हैं, वजाइनल सपोजिटरी और वजाइनल पैसरी, ठीक हो गया। अब टैबलेट कैसे देते हैं, मतलब टैबलेट का डोज क्या रहता है, तो टैबलेट जो आती है वो 0.5 mg की ही आती है। इंजेक्शन कितने का आता है, इंजेक्शन इसका 1 mg पर ml के हिसाब से इंजेक्शन आता है इसका, ठीक है। जेली फॉर्म जो मिलती है इसकी 15 ग्राम की जेली मिलती है, ठीक है, 15 ग्राम की जेली मिलती है, 15 ग्राम। और जो वजाइनल सपोजिटरी होती है वो जेली से थोड़ी सी भारी रहती है, 20 ग्राम की, ठीक है। और जो लास्ट हमारा वजाइनल पैसरी है ये रहती है 3 mg की, ठीक है। तो ये हैं इसके फॉर्म्स। अब हम लास्ट की बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन F2, ठीक है, F2 अल्फा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, F2 अल्फा। डाइनोप्रोस्ट बोला था, इसका पूरा नाम बताता हूँ आपको, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम है थेरोमेथामिन, डाइनोप्रोस्ट थेरोमेथामिन इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये भी वजाइनल सपोजिटरी और इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है, वजाइनल सपोजिटरी और इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोस्टाग्लैंडिन E1, E2 एंड F2 अल्फा। F2 अल्फा वजाइनल सपोजिटरी और इंजेक्शन के फॉर्म में मिलता है। मेन काम इनका सर्विक्स को राइप करना होता है, अबॉर्शन वगैरह के केस में देते हैं। और सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, टैबलेट कितने mg की आती है, इंजेक्शन कितने mg का मिलता है, जेली कितने mg की मिलती है, पैसरी और सपोजिटरी कितने mg की मिलती है। क्लियर हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीटोसिन ड्रग।
अगले वाले जो उसमें होगा हम बात करेंगे फॉलिक एसिड की। ये हमने ऑब्स्टेट्रिक ड्रग्स शुरू किया है, पहला पार्ट इसका पढ़ लिया हमने। फॉलिक एसिड और आयरन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फॉलिक एसिड और आयरन होगा हमारा क्लास 2 में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इतना तो हम कम से कम करेंगे, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक ड्रग्स का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी क्लास 2 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।